लगातार 37वें महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा क्यों है बरकरार। मिड कैप और हाइब्रिड फंड में निवेशक क्यों कर रहे हैं भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड दुनिया के सबसे अनोखे कार्यक्रम म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी हर खबर का इस कार्यक्रम में करेंगे विश्लेषण, जैसे कौन से म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं बिकवाली, और इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के शो में। लेकिन कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहने वाला है। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में सबसे पहले बताएंगे आपको कि आर्बिट्राज फंड में निवेश कितना फायदेमंद है, किस तरह के लोगों को, किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए, निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल में होगी बातचीत। हाइब्रिड फंड पे निवेशकों का लगातार भरोसा क्यों बढ़ रहा है, क्या होते हैं हाइब्रिड फंड्स, इस पर भी करेंगे डिटेल में चर्चा। और सबसे आखिर में बताएंगे आपको कि आखिर में म्यूचुअल फंड किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, कहां पर बिकवाली कर रहे हैं और आपकी रणनीति क्या, इन आंकड़ों को देख करके क्या कुछ होनी चाहिए, इस पर करेंगे बातचीत। हम आपको रूबरू कराते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। हमारी आज की खास मेहमान है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी। पूनम जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और बहुत सारे दर्शक आपका इंतजार करते हैं, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। मैम, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब बाजार हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऊंचाई पर है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी टेस्ट कर रहा है। पिछले दिनों काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखने को मिली। इतनी वोलेटिलिटी के बीच में नया हाई, और ऐसे में इक्विटी फंड को आप कितना सेफ मान रही हैं? क्या इक्विटी फंड से अभी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए? जिस तरीके से बाजार में नया हाई बन गया है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद बड़ा करेक्शन आ सकता है, तमाम तरह की बातें तैर रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी इक्विटी फंड को लेकर? विपुल जी, ये सवाल तो हमेशा ही बना रहता है कि इक्विटी फंड से में बने रहें या उसमें निकल जाएं। जब भी मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो अगर ऑल टाइम हाई है तो आज के लिए ऑल टाइम हाई है, ये कल का ऑल टाइम हाई नहीं है। वी आर वेरी बुलिश ऑन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और हम हमेशा ही मार्केट की कोई मौजूदा परिस्थिति को देख के कॉल नहीं लेते। हम हमेशा गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने गोल को मद्देनजर देखते हुए कि आपका गोल कितना दूर है। तो इस तरह के उतार चढ़ाव तो मार्केट्स की फीचर है, ये मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कभी वो ऊंचा जाएगा, कभी वो नीचा जाएगा। तो आपको उन सब की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने गोल पे फोकस रखना है कि आपका गोल अभी कितनी दूर है। हाँ, अगर आपका गोल नियर अबाउट टुवर्ड्स द एंडिंग है, यानी आपको अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर पैसों का जरूरत पड़ सकता है आपके गोल को पूरा करने के लिए, तो जरूर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको इक्विटी से दूर रहना चाहिए, अभी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं तो आपको बाद में कहते हैं ना विपुल जी, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा कि हमने इस मार्केट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो यू स्टे इन्वेस्टेड। हाँ, बहुत ज्यादा इसमें अग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत कॉशियसली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हुए और अपने गोल्स की तरफ ध्यान देखते हुए आगे बढ़ें। तो अपने गोल्स की तरफ ध्यान में रखते हुए जो है आप निवेश कीजिए। लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गिरता है बाजार तो आपकी यूनिट्स बढ़ जाएंगी। तो इसलिए लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना निवेश जो है बरकरार रखें। बहुत अग्रेसिवली खरीदने की आवश्यकता इस समय नहीं है। मैम, अगला सवाल ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो है 2 स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च हुए हैं। एक तरीके से थीमेटिक फंड है। अचानक इस तरह के फंड के आने के पीछे क्या कुछ कारण आप मान रही है, और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करना चाहिए, और इस तरह के फंड लॉन्च होने के पीछे क्या रीजंस देख रही हैं आप? सबसे पहले तो विपुल जी ये समझ लें कि अभी जिस तरह सेमी की गाइडलाइन हुई है कि हर फंड हाउस एक ही तरह का, एक ही कैटेगरी का एक ही फंड रख सकता है, उसमें वो डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। तो अगर फंड हाउस को कोई नया एनएफओ लाना है या नया पैसा निवेशकों का अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो कोई ना कोई नई तरीके का थीम या नई तरीके की सिचुएशन जैसे बना के, एक नया नाम देके, एक नई कैटेगरी क्रिएट करके निवेश करेंगे, तभी निवेशक उसके अंदर ध्यान देंगे कि हाँ, उन्हें एक नई कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में लगानी चाहिए। हालांकि ये सभी फंड्स जो हैं काइंड ऑफ डिवर्सिफाइड फंड इन अ मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के होते हैं। इसमें मुझे बहुत नयापन नहीं लगता, मगर ये जो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग की जो एक बात यहाँ आ रही है आगे, उसमें
फंड मैनेजर्स काफी एक नए तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंपनीज को, जिससे वो निवेशकों का पैसा और अच्छा प्रॉफिट बना के देने की उनकी फोरकास्ट है। तो जैसे कंपनीज में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो हम देख चुके हैं। अब इसमें आगे और कैसे फाइन ट्यूनिंग करके क्यों कोई कंपनी को चुने, तो कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन कंपनीज में आती है, जैसे आप कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते बेचते हुए देखते हैं, उनका प्रॉफिट एंड सेल मार्जिन वगैरह देख के आप कंपनी चूज करते हैं, वो तो एक सिचुएशन हो गई। मगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के अलावा भी कंपनी में ऐसी सिचुएशंस आने की संभावना है, या ऐसी सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन चल रही है, जिनसे आगे चल के कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा और निवेशकों का पैसा और बनेगा। ऐसे नोटिसेस को देख के, समझ के और जान के फंड मैनेजर्स उन्हीं कंपनी में निवेश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा स्पेशल सिचुएशन लाइक कोई मर्जर्स हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस चेंज हो रहे हैं, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी की, मिस प्राइसिंग हो रही है उनके डेट और इक्विटी को लेके, उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड कंपनी में अपग्रेडेशन होने वाला है। मर्जर्स के साथ साथ आजकल डी मर्जर भी आपने बहुत, जैसे अभी अभी बिल्कुल। रिलायंस और जियो ने किया, बजाज ऑटो ने किया, और इंटरनल चेंजेस कंपनी के हैं। इस तरह की कोई यूनिक कंपनीज में कोई ऐसी इंस्टेंसेस चल रही हैं, जिनको ये फंड मैनेजर स्टडी करते हैं कि इस सिचुएशन से आगे चल के निवेशकों को हम बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो ऐसी स्पेशल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं कंपनीज में निवेश करते हैं। तो इस तरह की कंपनी में एक यूनिक फीचर्स है इस तरह के फंड्स में। प्लस अपॉर्चुनिस्ट भी बहुत है, इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक फंड। कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही, उसके अलावा जो स्पेशल सिचुएशन बन रही है जो प्रॉफिटेबल होगी, तो इसमें निवेश करने के लिए हालांकि ऑफ कोर्स दे आर रिस्क रिवॉर्ड अगेन, अगर आप ज्यादा रिस्क उठाएंगे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉफिट अच्छे बन सकते हैं। मगर ये उन निवेशकों के लिए है जो अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, और साथ ही इसके लिए आपको बहुत क्लोजली रिव्यू करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15% तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 10 से 15% का निवेश आप स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड में कर सकते हैं, लेकिन वही लोग निवेशित रहें जो कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, जो कि बहुत अग्रेसिव रूप से जो है निवेश करना चाहते हैं, तो इस तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हैं, ये मानना है पूनम जी का। अगला सवाल मैम म्यूचुअल फंड को लेकर के ही है कि अब जो कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हर तरफ जो है, आज भी दिल्ली में, अब शनिवार को दिल्ली में चुनाव भी हमने देखा कि होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब चुनाव को लेकर के बाजार में काफ़ी वॉल्टिलिटी भी देखने को मिली। जिस तरह के ट्रेंड अभी देखने को मिले, हमने देखा कि हाल फिलहाल में जो है थीमेटिक फंड को लेकर के बहुत क्रेज रहा, डिफेंस को लेकर के बहुत सारे फंड आए, पावर को लेकर के आए। अभी जो है अगर निवेश करना हो इलेक्शन के बाद के नज़रिए को लेते हुए, तो क्या ट्रेंड आपको इस साल का दिखाई दे रहा है? किस तरह के जो है फंड्स में, म्यूचुअल फंड में जो है हमको निवेश करना चाहिए? क्या इस समय पोर्टफोलियो में किसी तरह की रिशफल करने की आवश्यकता है कि सरकार आ रही है, रिपीट हो रही है, या फिर कोई और सरकार बन रही है? इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव करें? बिल्कुल जी, जैसे हमने अभी भी बात करी पहले भी कि हमें इलेक्शन या कोई भी तरीके के अप्स एंड डाउन्स की तरफ ध्यान न देते हुए अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। पर हाँ, ये जो शिफ्ट आ रहे हैं आगे जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने देखे पिछले 2 सालों में, 3 सालों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का बहुत मोमेंटम बना रहा और उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, जो हम आगे एक्सपेक्ट कम कर रहे हैं। हमें टोन डाउन करने पड़ेंगे, हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न। उसी तरह चाहे कोई भी सरकार आए, जो चाहे कोई भी वर्ड यूज करना गलत होगा, सरकार तो पता ही है क्या आएगी, उसके बाद मार्केट की चाल मुझे लगता है कि पीएसयू और डिफेंस सेक्टर को आप अगले 2 साल के लिए देख सकते हैं। काफी उसके अंदर हमें मोमेंटम लग रहा है। और लार्ज कैप फंड्स जो हैं उन्हें आप ज्यादा क्लोजली वॉच रखें, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप से हमें अपने एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करने हैं और थोड़ा कॉशियस रह के हमें अभी निवेश करना है, बिकॉज काफी सारे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल काफी बाहर सिचुएशंस चल रही है,
बट जो म्यूचुअल फंड का कन्विक्शन बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, और डोमेस्टिक सेविंग्स बाहर आ रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं महीने दर महीने एसआईपी की वॉल्यूम्स बढ़ रही है। 20,000 करोड़ अब पर प्रतिमाह आ रहे हैं, तो वो पैसा तो एब्जॉर्ब अल्टीमेटली मार्केट में होगा, और मार्केट उसको एब्जॉर्ब करके एफआईआईज के ऊपर अब इतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो हम हमारे डोमेस्टिक फोर्स के साथ मार्केट को काफी पॉजिटिव मानते हैं। बट कॉशियस रहने की तो बिल्कुल जरूरत है। आपके पास अगर लमसम एक मुश्त पैसा है तो उसे आप पूरा एक साथ मार्केट में ना डालिए, उसको धीरे धीरे करके मार्केट में डिप्लॉय करिए, ताकि आप पार्टिसिपेट फुल्ली भी ना करें और कैश पे भी रहें, ताकि जिस तरह की भी सिचुएशन हो उसका फायदा आप उठा सकें। बिल्कुल। तो एक साथ एक मुश्त अभी पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, जिससे कि बाज़ार में अगर कोई गिरावट आती है तो आप उसका भी लाभ ले सकें। और साथ ही साथ जो है, जो ट्रेंड बताया गया है, जो अभी थीम चल रही है, वो थीम जो है ख़ास तौर से पीएसयू की, वो आगे भी चलती रहेगी, तो उस पर आपको खासा ध्यान रखना है, ये मानना है पूनम जी का। मैम, इधर हम देख रहे हैं अप्रैल के जो हम नंबर्स देख रहे थे एमफी के, उसमें आर्बिट्राज फंड में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे क्या रीज़न मान रही हैं? आर्बिट्राज फंड होते क्या हैं, ये हमारे ज़रा दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दीजिए, और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड्स में पैसे लगाने चाहिए? सबसे पहले तो आर्बिट्राज फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है विपुल जी। जी। ये जो हम सबसे सेफ कैटेगरी मानते हैं, लिक्विड लिक्विड फंड लाइक अ बैंक डिपॉजिट, टोटली डेट कैटेगरी, उसी के आसपास का रिटर्न देते हैं। करीब 7 से 8% के बीच में रिटर्न होगा, और ये रिटर्न सेफ है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इक्विटी की कैटेगरी में आते हैं, और टैक्सेशन इसमें इक्विटी का लगता है। तो आप फायदा उठा सकते हैं इक्विटी टैक्सेशन का, साथ ही आप सेफ फंड में निवेश करते हैं। तो इसमें फंड मैनेजर ये करते हैं कि जो दो तरह से हमारा स्टॉक मार्केट में चलता है, एक स्पॉट प्राइसिंग और एक फ्यूचर का मार्केट। तो वो फ्यूचर स्पॉट में खरीदते हैं और फ्यूचर में बेच देते हैं सेम स्टॉक को, सेम अमाउंट का, सेम डे पे। तो वो जो प्राइस डिफरेंस का जो बेनिफिट है वो तुरंत एनकैश करते हैं। तो ये 100% सेफ माने जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत आर्बिट्राज में भी रिस्क है, ताकि क्योंकि फ्यूचर और फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट में कभी चेंजेस आ सकते हैं, तो उतना एक रिस्क लेके चलते हैं। अदरवाइज ये इक्विटीज के ही शेयर्स को लेते हैं और बेचते हैं, इसलिए ये इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। सेफ भी है, रिटर्न्स भी अच्छे हैं, और साथ में टैक्सेशन का इसमें बेनिफिट मिलता है। तो ये तीनों फायदा लेने के लिए आर्बिट्राज फंड की तरफ रुख ज्यादा है, और इसमें रिटर्न्स डेफिनेटली ज्यादा बनते हैं। जो पास्ट 1 ईयर का आप रिटर्न देखेंगे तो 8% के आसपास आर्बिट्राज फंड ने रिटर्न्स दिए हैं, विच इज वेरी गुड रिटर्न्स फॉर अ डेट कैटेगरी। बिल्कुल। तो मैम, कोई भी निवेशक इस पर निवेश कर सकता है? एब्सोल्युटली। जो निवेशक को 6 महीने से 1 साल के बीच का टाइम होराइजन है, उससे उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 महीने का लॉक इन पीरियड दिया हुआ है। 1 महीने से पहले निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड लग सकता है। तो इसलिए जिन्हें 1 महीने तक का पैसा या 2 महीने तक का पैसा है, वो लिक्विड का रुख करें, बाकी आर्बिट्राज फंड में कर सकते हैं। ये 100% ओपन एंडेड है, इसमें कुछ लॉक इन नहीं है। आप कभी भी निवेश करें और कभी भी आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो 6 महीने से साल भर का अगर आपका नज़रिया है तो आप इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। निवेश काफ़ी हद तक सुरक्षित है, 8%, 7%, 8% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, और कभी भी आप अपना पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं आर्बिट्राज फंड के। इस पर आगे और भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे सबसे बढ़िया आर्बिट्राज फंड कौन है। लेकिन उससे पहले ज़रा ETF की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सोने चांदी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं, जिस तरीके से नया हाई बन रहा है। मैम, मार्च 2023 के बाद पहली बार हमने देखा कि अप्रैल महीने में गोल्ड ETF से जो है आउटफ्लो देखने को मिला है। करीब 395.6 करोड़ रुपए का आउटफ्लो रहा है। इस आउटफ्लो से क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर आपको लगता है कि ये संकेत है कि ऊपर से सोना नीचे आ सकता है? और क्या गोल्ड ETF में अभी निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ETF एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपको मार्क टू मार्केट रेट्स के आप फायदे उठा सकते हैं। मार्केट के एंड ऑफ द डे रेट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जो वॉलेटिलिटी है, और जिस हिसाब से गोल्ड के रेट्स ऑलमोस्ट 20% बढ़े हैं पिछले साल में, और साथ ही इक्विटी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो सभी लोगों को ऐसे लग रहा है कि गोल्ड में से थोड़ा पॉज करके, क्योंकि गोल्ड अभी हमने लास्ट 2 दिन में देखा गोल्ड गिरा भी है,
तो इस तरह की जो वोलेटिलिटी बनी हुई है उससे बचने के लिए प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है वो उस वजह से अप्रैल महीने में इस तरीके के आपने देखा होगा कि काफी निवेशकों ने एग्जिट किया है। साथ ही प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत एंजाइटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइजेस एंड द इलेक्शंस। तो ये सब के चलते ही हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर, आप देखिए सिल्वर में भी काफी हाई बन चुका है, ऑल टाइम हाई। इक्विटी मार्केट से बेहतर रिटर्न गोल्ड में दिए हैं, तो इस सब प्रॉफिट बुकिंग और आगे चल के गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस हैं। तो ये टाइम के साथ ही पता चलेगा, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है विपुल जी की गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है, फेड के रेट कट की लोगों को वेट है, उस वजह से भी गोल्ड में जो भी स्टेगनेंट राइज चल रहा है और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इस तरह के जो स्टिकी इन्फ्लेशन सिचुएशन है, ये सब देखते हुए अभी कुछ भी कह पाना गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत मुश्किल। जी, चलिए इस बीच मैम अभी हम लोगों ने आर्बिट्राज फंड की बात की, अब थोड़ी सी बात लिक्विड फंड की भी कर लेते हैं। लिक्विड फंड में हमने देखा इस बार करीब 1,02,751 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आया है। लिक्विड फंड में भी हम देख रहे हैं कि निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ऐसे में शॉर्ट टर्म नज़रिए के लिहाज से इसमें क्या निवेश किया जा सकता है? लिक्विड फंड को कैसे आप देखती हैं? इन लेमैन्स लैंग्वेज कहें विपुल जी, तो लिक्विड फंड बिल्कुल जैसे आप अपने पैसे किसी बैंक के अकाउंट में रखते हैं, उसी तरह हम म्यूचुअल फंड के अकाउंट में रख देते हैं और बेहतर रिटर्न्स पाते हैं। हमने अभी बात की जैसे लिक्विड फंड में 7% तक के एनुअल रिटर्न्स जनरेट होते हैं, जबकि आप अपने बैंक में, सेविंग बैंक में रखेंगे तो मुश्किल से 3 या 4% आपको रिटर्न मिलता है। तो प्लस लिक्विडिटी बिल्कुल बैंक के, सेविंग बैंक जैसी ही है, यहाँ भी 100% लिक्विडिटी है, 100% सेफ है। तो अब जो म्यूचुअल फंड मार्केट में मैच्योर हो चुका है, म्यूचुअल फंड का निवेश मैच्योर हो चुका है, लोगों को अब कैटेगरी समझ में आने लग गई है। जब उन्हें 3 से 4% का बेहतर रिटर्न मिलेगा तो वो क्यों बैंक में पैसा निवेश करेंगे, तो ये बात उन्हें समझ भी आ गई है। और लोग बहुत कॉशियस अभी प्ले कर रहे हैं, तो अपने जो सरप्लस मनी है वो सेविंग बैंक में न रख के वो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में पार्क अगर कर दे तो इक्विटी में उन्हें स्विच करने में भी आसानी होगी और बहुत क्विकली वो मूवमेंट ले सकते हैं। तो बिकॉज निवेशक अभी कॉशियस प्ले कर रहे हैं, लिक्विड फंड में आपको ज्यादा निवेश दिखेगा। और अप्रैल मंथ के बाद मई जून ये सब जो टैक्स फाइलिंग के टाइम आता है, उसके लिए भी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े निवेशक उसमें पैसा अपना लिक्विड में रखते हैं ताकि वो टैक्स भरने में उन्हें उस वक्त मदद मिले। जी, चलिए अब इस सेगमेंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। और इस सेगमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार एक विशेष तरह के फ़ंड के बारे में हम बातचीत करते हैं और आज की थीम हमने पकड़ी हुई है आर्बिट्राज फंड को लेकर के। अब जरा जानने की कोशिश ये करते हैं कि सबसे अच्छे आर्बिट्राज फंड कौन से हैं रिटर्न के लिहाज से। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो है आर्बिट्राज फंड के नाम वहाँ पर अंकित हैं और साथ ही साथ उनके फंड मैनेजर के नाम भी हम आपको हर बार दिखाते हैं ताकि आप ये निर्णय कर सकें कि जहाँ जो लोग आपका पैसा निवेश कर रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। कोटक इक्विटी आर्बिट्राज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हितेश शाह जी इसको मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर करीब करीब 8% का रिटर्न एक साल में मिला है, 3 साल के अंदर करीब 5.25% के आसपास का, और 5.25% का रिटर्न 5 साल में आता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरह का रिटर्न इन्वेस्टकों की तरफ भी देखा गया है, यहाँ पर 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न, 5.25% का रिटर्न 3 साल में और 5.25% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर 5 साल में देखने को मिला है। ईडलवाइज आर्बिट्राज फंड की बात करें तो भावेश जैन, धवल दलाल, भाविन पटारिया जी ने इसको मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग समान रूप से आर्बिट्राज फंड ने प्रदर्शन किया है। टाटा की बात करें तो वहाँ पर भी 7-7.5% का रिटर्न रहा है। इसके अलावा यूटीआई की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 7.25% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है एक साल के अंदर। 3 साल में 5.5% से ऊपर का रिटर्न है और 5 साल की बात करें तो 5.25% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम एक बार फिर से आर्बिट्राज फंड को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय इसको लेकर के अपने अगर हमारा 1 लाख रुपए को निवेश करना है तो कितना हिस्सा आर्बिट्राज फंड में हमें डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, और ये जो 5 हमने नाम बताए हैं उनमें से क्या आपका कोई पसंदीदा है?
क्या आर्बिट्राज फंड निवेश के लिए नहीं है, ये सिर्फ फंड्स को पार्क करने के लिए है। अगर आपको अपने फंड्स की साल भर के लिए जरूरत नहीं है और आप उसको सेफ रखना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न, बैंक से अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं, और टैक्सेबिलिटी के लिहाज से भी आप कम टैक्स भरना चाहते हैं, तो आपको आर्बिट्राज फंड्स लेने चाहिए। ये 100% डेट कैटेगरी के हैं। और आपने जो लिस्ट दी उसमें डेफिनेटली कोटक का आर्बिट्राज फंड मेरा फेवरेट रहता है। आप इसमें इसे चूज कर सकते हैं। आप निप्पॉन आर्बिट्राज फंड की तरफ भी देख सकते हैं। तो आर्बिट्राज फंड बेसिकली स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में निवेश करते हैं साथ साथ, तो उसमें टाइमिंग के फर्क से शायद डिफरेंस ऑफ रिटर्न्स आ सकते हैं, पर आपने देखा होगा कि बहुत ही कम फर्क होता है इन द रिटर्न वाइज। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का आर्बिट्राज फंड ले सकते हैं, और इसे तभी निवेश करें जब आपको 1 महीने तक पैसे नहीं चाहिए, वरना आपको एग्जिट करने में एग्जिट लोड लग सकता जी, चलिए, तो ये बात रही यहाँ पर आर्बिट्राज फंड को लेकर के, और अब आगे बढ़ते हैं और जरा लेकर के आते हैं म्यूचुअल फंड आखिर में खरीदारी कहाँ कर रहे हैं, बिकवाली कहाँ कर रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग नंबर होते हैं। उसमें आपको कुछ करना चाहिए कि नहीं, ये तो अभी हम पूनम जी से पूछेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में करीब 62% शेयर ऐसे रहे जिसमें कि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। सबसे ज़्यादा कहाँ की गई है? सबसे ज़्यादा की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं करीब 1.25 करोड़ शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। FMCG में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। ज़रा चार्ट भी हो सके साथ में दिखा दीजिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब जो है 78 लाख शेयर खरीदे गए हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखिए लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई म्यूचुअल फंड की खरीदारी का नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 2063 का इसने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। और FMCG में हम देख ही रहे हैं बाजार के अंदर अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है निचले लेवल से क्या रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा कौन से शेयर हैं जरा वो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पर अदानी पोर्ट के अंदर खरीदारी हो रही है और अदानी पोर्ट के अंदर शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब 1400 के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड अपना हिस्सा जो है वो बढ़ा रहे हैं। मेटल शेयरों की चमक लगातार बरकरार है। तो जो थीम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं शेयर पे अगर आप ध्यान ना भी दें तो अगर आप थीम भी देखेंगे तो मेटल चल रहा है। इसके अलावा बैंकों पे हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। FMCG में जो है हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का रवैया काफ़ी सकारात्मक बना हुआ है। तो ये वो 3-4 थीम्स हैं जो कि काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। और शेयर बाजार में भी इन शेयरों में हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। पूनम मैम, इन आंकड़ों को देख करके क्या कोई नज़रिया बनाना चाहिए या फिर ठीक है नंबर्स हैं देख करके छोड़ देने चाहिए? आप क्या सलाह देंगी हमारे जो रिटेल निवेशक हैं उनको? देखिए, रिटेल निवेशकों को तो पहली बात इन रिटेल में जाना ही नहीं चाहिए। उन्हें अपनी कैटेगरी चूज कर ली और उसमें अपना समय नक्की कर लिया कितने टाइम निवेश कर रहे हैं, बस उसे ध्यान में रखें। बट हाँ, जैसे आपने आंकड़े बताए, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स है ये। हम सर्विस इंडस्ट्री में तो हम बढ़ोतरी की उम्मीद रख ही रहे हैं। काफी बुलिश है सर्विस इंडस्ट्री और बैंकिंग के तरफ, क्योंकि बैंक्स तो वैसे भी एक इकोनॉमी का कोर है और इंडिया इज टुवर्ड्स द गोइंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्री। तो बैंकों की तरफ हम बुलिश हैं ही। और FMCG इज ऑल टाइम चलता ही है, उसमें बिजनेस हमेशा चलता है। तो कैटेगरी वाइज ना देख के, ये थीम वाइज ना देख के डिसीजन ना लें। आप अपनी रिस्क एपेटाइट को देखें कि आप कितना जोखिम उठाने को रेडी हैं, और फिर आप कैटेगरी चुन के फिर निवेश में बने रहें पेशेंस के साथ। जी, ये नज़रिया है यहाँ पर। शेयरों पे नज़र मत डालिए, अपना गोल तय कीजिए। हाँ, लेकिन ये आंकड़े हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं ताकि आप अलर्ट रहें, जानकार रहें। अब जरा बिकवाली कहाँ कर रहे हैं, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी दूरी बनाई जा रही है? फार्मा में हम देख रहे हैं डिविज लैब में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। नेस्ले इंडिया में बिकवाली की गई है, करीब 4.25 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए हैं। LT माइंट्री, वो तो IT में हम देख रहे हैं, मतलब पूरा IT ही जो है चलने को राजी नहीं है। और IT सेक्टर में अभी थोड़ा सा जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं, अमेरिका में अभी भी रिकवरी के थोड़े बहुत सिग्नल मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। ग्रासिम के अंदर भी बिकवाली की गई है, नतीजों को देखते हुए शायद की गई हो। M&M में जो है, हालांकि यहाँ पर FIs ने खरीदारी की है और यहाँ पर बेचे गए हैं शेयर
जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से, घरेलू निवेशकों की तरफ से, हालांकि नंबर अच्छे थे यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है। तो ये वो आंकड़े हैं जिस पर कि आपको हम जानकारी के लिए सिर्फ जो है जानकारी देते हैं। और अब आखिरी सेगमेंट में चलते हैं जिसमें बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं। कुछ एक सवालों को हम जगह देते हैं अपने इस कार्यक्रम में। पहला प्रश्न भेजा गया है अभिनव की तरफ से, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। अब इनका सवाल गोल्ड ईटीएफ को लेकर के है। मैम कह रहे हैं मैं गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश को लेकर के कंफ्यूज हूँ। किस ईटीएफ में निवेश से नियमित रूप से मुझे बढ़िया रिटर्न मिल सकता है? तो एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं और रिटर्न भी बेहतर चाहते हैं। गोल्ड और सिल्वर में से आप किस पर दांव लगाएंगे? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन होगा, दोनों में निवेश रखें और लॉन्ग टर्म इसमें बने रहें। हालांकि अभी गोल्ड और सिल्वर से मुझे लगता है कि थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं थोड़े दिन के लिए, और एक बार इलेक्शन हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय जो सिचुएशंस है उनमें कंट्रोल आ जाए, फिर हम इसकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ये दोनों ही मेटल्स चल रहे हैं। और नेचुरली आपने बाय किया है तो आपके पास ऑलरेडी आपका पार्टिसिपेशन है, ऐसा तो है नहीं कि आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर में कॉशियस होना चाहिए। सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी है, तो यहाँ से अब कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी दूरी बना करके चलिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अशोक जी का प्रश्न आया है जो कि दिल्ली से ही हैं, और अशोक जी कह रहे हैं कि बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी ने रिटायरमेंट फंड एक लॉन्च किया है, एनएफओ उसका आया हुआ है। कह रहे हैं क्या मुझे इस फंड में निवेश करना चाहिए? मेरी उम्र 50 साल की है। तो 50 साल की उम्र में ये इस एनएफओ के बारे में जानना चाह रहे हैं, और जानना चाह रहे हैं क्या इनके लिए ये सही रहेगा या नहीं। रिटायरमेंट गोल के लिए रिटायरमेंट फंड में आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको आपका पैसा निकालना नहीं है, तो उसमें वेल्थ क्रिएट होता है। जब भी आप एक बड़ा नजरिया रखते हैं और एक लॉक इन पीरियड के साथ चलते हैं तो आप कंपलसरी निवेश तो करते हैं, साथ ही आपका वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत पावरफुल हो जाती है। तो रिटायरमेंट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है आप 50 साल के हैं और 60 साल आपका रिटायरमेंट जो एज है, उस तब तक आपके पास 10 साल का समय है, तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और एक डिफाइंड गोल बनाएं पहले रिटायरमेंट के लिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी एक हैप्पी कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ के लिए, क्योंकि हम रिटायर तो 60 साल में हो जाते हैं, मगर जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो भी लंबा होता है। 80-85 तक का हमें उसी पैसे के साथ इन्फ्लेशन को बीट करते हुए हमारे खर्च निकालने होते हैं। तो पहले आप एक साइंटिफिकली एक अमाउंट नक्की करिए कि कितनी अमाउंट आपको रिटायरमेंट में चाहिए। 10 साल का समय अच्छा होता है, आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के उस उल्टा कैलकुलेशन करके उस रकम की जरूरत के हिसाब से आप निवेश शुरू करें। जी, और अब विवेक जी का प्रश्न ले लेते हैं, जो कि इन्होंने पुणे से हमें भेजा है। कह रहे हैं कि मुझे अपने इमरजेंसी फंड के लिए डेट या फिर हाइब्रिड कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे निवेश करना चाहिए। तो ये एक इमरजेंसी फंड बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है विवेक जी कि आपने इस बारे में सोचा, लेकिन अभी थोड़ा सा इनके मन में कन्फ्यूजन है कि डेट में लगाएं या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लगाएं। सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड को हमें निवेश करना ही नहीं है, निवेश नहीं करना है, सिर्फ पार्क करना है। क्योंकि निवेश होता है वो लंबे समय के लिए होता है और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है, और इमरजेंसी फंड को हमेशा हमें लिक्विड रूप में रखना है, यानी हमेशा हमें अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं यूजुअली मुझे ऐसे लगता है कि 4 से 5 महीने का आपका जो घर खर्च है, इंक्लूडिंग आपके ईएमआईज, इंक्लूडिंग आपके जो मंथली ऑब्लिगेशंस है, उतना जो खर्च है उसके 5 महीने 5 से 6 महीने तक का भी आप रखेंगे तो बहुत है। तो उसे आप 3 रूप से रख सकते हैं। आप थोड़ा सेविंग बैंक में रखिए अपने, कुछ आप कैश में भी रख सकते हैं घर में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी डिजिटल पेमेंट्स कभी कभी नहीं काम करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। और आप बाकी का पैसा आप अपने लिक्विड फंड में पार्क करिए, ताकि वहां पे लिक्विडिटी सिर्फ T+1 डे की है, सेम डे 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाता है।
तो ये 3 जगह रख सकते हैं। साथ ही आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका उपयोग भी इमरजेंसी फंड्स में कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 महीने बाद भरना होता है, तब तक आप कुछ अपना निवेश लिक्विडेट कर सकते हैं। और जहां तक बात रहती है कोई डेट फंड या हाइब्रिड फंड की, तो उसमें बहुत केयरफुली टैक्सेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड फंड में अगर इक्विटी इक्विटी टैक्सेशन है तो 1 साल के निवेश से पहले अगर निकाला तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाते हैं। तो ये सब बारीकियां देखते हुए आपको पार्क करना चाहिए अपने इमरजेंसी फंड्स। चलिए, तो अब सवाल तो और भी बहुत सारे हैं मैम, लेकिन समय की आपके साथ व्यस्तता आपकी ज़्यादा है, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैम, जब भी आप आती हैं बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम जो हमारे सवाल थे उसका जवाब देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए, म्यूचुअल फंड सेंट्रल को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और मुझको इजाज़त दीजिए। बाकी अगर आपका म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि ये हमारा मंथली शो है, कोई और भी सवाल है तो हर रोज़ शाम को 4 बजे जो है मेरी सिर्फ मेरा सवाल में आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर प्रियंका संभव जो है वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।